नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त शाम 7 बजे का बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको अगले 1 घंटे तक बाखबर करेंगे। रियासत में बीजेपी पीडीपी सरकार गिरने के बाद से ही पीडीपी टूटने की खबरें सामने आने लगी और इस आग में घी का काम किया पीडीपी के बागी एमएलए के बयानों ने। और कुछ खबरें ऐसी भी आई कि बीजेपी अमरनाथ यात्रा के बाद रियासत में पीडीपी के एमएलएस को तोड़कर सरकार बना सकती है। इन सब से बौखलाई महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को ऐसी धमकी दे दी जिससे कि पूरे मुल्क में गुस्सा है, पूरे मुल्क में नाराजगी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद टूटने के बाद साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पहली बार मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की सियासत ना करे वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर पीडीपी तोड़ने की कोशिश हुई तो हालात 90 की दहाई जैसे होंगे। उन्होंने कहा कि अगर बार बार उन्हें उकसाया गया तो कई और सलाहुद्दीन पैदा होंगे। पहले आप ये बौखलाहट वाली धमकी सुनिए। देखिए, हर जमात में इख्तिलाफात होते हैं, आपस में घर में भी इख्तिलाफ होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर दिल्ली ने 27 की तरह, जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे, वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़ फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाहुद्दीन ने, एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नताइज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। सुना आपने, अपनी नाकामी से बौखलाई महबूबा मुफ्ती कुर्सी गवाते ही किस तरह धमकी दे रही हैं। क्या महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि अगर उनसे पार्टी नहीं संभल रही तो इसके लिए दूसरी सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं? ये उसको 2014 में सोचना चाहिए था। अगर उसके सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स थे और शायद उस वक्त जम्मू कश्मीर के बच्चे ने और तजुर्बाकार सियासतदानों ने देश विदेश से भी उसको नसीहत और उसको एडवाइसेस दी थी। आज वो दिल्ली या अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगी, मगर हमारे नज़र से महबूबा मुफ्ती, उसकी पार्टी, उसकी जमात बजाय खुद जिम्मेवार है इस रियासत में ये हालात पैदा होने के लिए, और कोई जिम्मेदार नहीं है। महबूबा की इस बौखलाहट के बाद बीजेपी ने भी रद्द अमल का इजहार किया है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर जवाबी हमला करते हुए इसे काबिल एतराज बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी तरह की जोड़ तोड़ की सियासत नहीं कर रही है। दिल्ली ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर को सीने से लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किया है। और जिन लोगों का जिक्र किया गया है महबूबा मुफ्ती जी द्वारा, चाहे शेख सलाहुद्दीन है, यासीन मलिक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल किया है। पिछले 30 सालों में अगर कश्मीर के अंदर बर्बादी आई है उसमें यासीन मलिक और शेख सलाहुद्दीन जैसे लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड कश्मीर के अंदर लाए, जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिन्होंने कश्मीरियों को तबाह किया। और आज शेख सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोगों को याद करने का मतलब है कि आप कश्मीरियों की बर्बादी चाहते हो। आप चाहते हो कि कश्मीर आगे ना बढ़े, कश्मीर डेवलप ना हो और कश्मीर में ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का खेल चलता रहे और तबाही होती रहे, बेगुनाह कश्मीरी मारे जाएं। अच्छा होता अगर महबूबा मुफ्ती जी आज याद करती डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को, एसएचओ फिरोज अहमद डार को, लेफ्टिनेंट उमर फयाज को, बीएसएफ के जांबाज जवान रमजान परे को, एएसआई मोहम्मद अब्दुल रशीद शाह को, ऐसे लोगों को अगर याद किया जाता तो मेरे ख्याल में मोहम्मद चौधरी औरंगजेब को, जो सेना के जवान शहीद हो गए, ऐसे लोगों को अगर याद किया जाता जिन्होंने देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया।
बीजेपी के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यकीन मानिए आपकी पार्टी टूटने के बाद कश्मीरी सोग नहीं मनाएंगे और पीडीपी के टूटने के बाद कोई नया दहशतगर्द पैदा नहीं होगा। वाज़ेह हो कि इससे पहले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने भी पीडीपी के बागी एमएलएज के साथ मिलकर हुकूमत साजी के किसी भी तरह के इम्कानात से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि रियासत में गवर्नर रूल नाफिज रहे। इख्तदार की कुर्सी पर सवार महबूबा मुफ्ती के बयानात और आज के बयानात में फर्क क्या सिर्फ इसलिए है कि उन्हें इख्तदार से मतलब है, कश्मीर से नहीं? तो क्या उनकी कश्मीर से मोहब्बत की बातें महज बातें ही हैं? क्योंकि जन्नत से मोहब्बत करने वाला कभी ख्वाबों में भी ऐसा नहीं सोच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बागी पीडीपी लीडर इमरान रजा अंसारी ने जुमे को साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर सफेद कॉलर कातिल होने का इल्जाम लगाया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से बीजेपी को धमकी दी जाने के बाद ट्वीट का सिलसिला भी शुरू हुआ और ट्वीट करते हुए अंसारी ने ये बातें कही हैं। इमरान अंसारी ने कहा कि मैं नाखुश एमएलएज में से एक हूं। क्या महबूबा मुफ्ती मुझसे कह रही हैं कि दिल्ली ने मुझे आपके खिलाफ बगावत के लिए उकसाया है? उन्होंने आगे कहा कि नींद से जाग जाइए, आपने मुझे 3 सालों तक मेरी तौहीन की है। और इसके बाद उन्होंने सहाफियों से भी बातचीत की। और वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान को गलत ठहराते हुए कहा कि हमें कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि अलहदगी पसंदों के हौसले बुलंद होते हों। हमें कोई ऐसी चीज और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि अलगाववादी ताकतों को, ऐसी ताकतें जो अमन की दुश्मन है, कश्मीर के लोगों की तरक्की की दुश्मन है, उनको ऑक्सीजन मिले। और इस तरह का बयान जो है वो उनका किसी भी तरह का न फायदा करेगा और न उनको किसी तरह का समर्थन देगा, बल्कि इस तरह का बयान जो है वो कश्मीर के लोग खुद उसे परास्त करेंगे, ऐसे बयान देने वालों को। वहीं बीजेपी तर्जुमान जीवीएल नरसिम्हा ने कहा है कि ऐसी बातें महबूबा मुफ्ती को जेब नहीं देती। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप इतनी डेस्परेट मत होइए। आप अपनी पार्टी को किसी संगठन से मत तोलिए। सलाउद्दीन ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, आतंकवादी है। तो ऐसे आतंकवादी पैदा होंगे इस प्रकार के बयान दे करके महबूबा मुफ्ती जी ने एक अपनी बौखलाहट को जाहिर किया है। एक लोकतंत्र के व्यवस्था के तहत जिन्होंने मुख्यमंत्री का काम संभाला, मैं उम्मीद करता हूं अपने बयान को वापस लेगी, क्योंकि इस प्रकार का बयान किसी पार्टी को या नेता को शोभा नहीं देती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला है। जहां तक उनका यह कहना कि सलाहुद्दीन जैसे और दूसरे लोग पैदा होंगे, मुझे लगता है कि उनका समर्थन करना या उनके बारे में इस तरह की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे जो भारतीय सुरक्षा बल है या दूसरी हमारी सरकार है, इसलिए इसके लिए सक्षम है कि ऐसे जो लोग हैं उनको किस प्रकार से उनसे डील करना है। तो मुझे लगता है महबूबा जी को अपने शब्दों पर माफी मांगनी चाहिए, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। बीजेपी की लीडर और रियासत की साबिक वजीर प्रिया सेठी ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक साबिक वजीर आला को इस तरह के बयान जेब नहीं देते हैं। महबूबा मुफ्ती के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर बात करने के लिए बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी हैं हमारे साथ। मैडम, जिस तरह से ये बयान दिया है कि यासीन मलिक पैदा होंगे, सलाहुद्दीन का हवाला दिया, और क्या ये देश को आप समझती हैं कहीं ना कहीं धमकाया है और ख़ासकर बीजेपी को धमकाया गया है? मुझे लगता है ऐसी धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे बहुत अफसोस है कि जो एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे वो रही हैं, उस चीफ मिनिस्टर की पोस्ट की ऑथेंटिसिटी को आज वो डिमिलेट कर रही हैं ऐसे बयान देने पे।
और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज दे रही हैं। मुझे लगता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसे वाकया उनको बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन चुकी थी पहले भी। और इन बयानों से पहले तो वो अपने फोक को इकट्ठा करें। अगर उनको अपने फोक पे विश्वास होगा तब वो भाजपा के लिए कुछ बोलें। अगर भाजपा उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा, तभी उन्होंने कुछ बोला होगा। मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ऐसे बयान जो है, बयानबाजी से राष्ट्र नहीं चलता, देश नहीं चलता, और देश का कभी भला नहीं होता। क्या आप इसे एक सियासी दावपेच देखती हैं या अपीजमेंट देखती हैं कि इस वक्त उनको उनकी ज़मीन खिसकती हुई नजर आती है, तो इस वक्त खासकर अलगाववादी नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हुई है? बौखलाहट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर होते हुए कुछ ऐसे बयानबाजी करती थी बीच बीच में, जिससे वो अपने लोगों को कुछ और एक एड्रेस करने की कोशिश करती थी। एक बौखलाहट है चीज़ से, जब चीफ मिनिस्टर क्योंकि एकदम से बीजेपी ने जब पुल आउट कर लिया अपने आप को कुछ इश्यूज़ को लेकर, जो जम्मू, खासकर जम्मू और लद्दाख के इश्यूज़ थे, उन चीज़ों को लेकर पुल आउट कर लिया, तो मुझे लगता है एक बौखलाहट है उनके अंदर। और ये बौखलाहट ही दर्शाती है कि वो किस तरह से लीड कर रही थी, और उनका जो मेंटल जो था वो किस तरह से वो लीड करते, वो एक प्राइम पोस्ट पे रहकर वो किस तरह से लीड कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने ये साफ किया है कि पीडीपी में जो इस वक्त गुटबाजी है या पीडीपी टूटने के कगार पे आ चुकी है, इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली को निशाना बनाकर कि बीजेपी का हाथ है पीडीपी में गुटबाजी का, लेकिन उनके अपने जो लीडर हैं वो जो है पार्टी मुखालफत में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या देखती हैं कि आज पीडीपी टूटने लगी है, उस बात की इनको बौखलाहट है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पीडीपी टूट रही है या नहीं टूट रही वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन यह है कि बौखलाहट हर एक को है, क्योंकि बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस के अंदर, जो भी मैं भी पढ़ रही हूँ, आपके ही माध्यम से पढ़ रही हूँ, अलग अलग एमएलएज और अलग जिस तरह से एमएलसी, कल भी एक एमएलसी ने बयान दिया है, और जिस तरह से वो फैमिली एक ओरिएंटेड पार्टी बन के रह गई थी, किस तरह से इश्यूज़ को उठाए गए थे, और किस तरह से प्राइम पोजीशंस के ऊपर भी उनके अपने लोग बैठे हुए थे, अपने रिश्तेदार बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक मैसेज भी देना होता है, जितने एमएलए जीत के आए हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आए हैं, और वो अपना उनका इंटरनल मैटर है। मैं इसमें लेकिन मैडम, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप शपथ खाते हो या आप वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी शपथ खाते हो कि आप जो देश का आइन है उसके बाहर जाके बात नहीं की जाएगी, और ऐसी बातें कहीं ना कहीं लीगल कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश का आइन जो है, जो भारत का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो परमिट नहीं करता ये सब बात करने के लिए। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो प्राइम पोजीशन पे बैठ चुकी थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगर वो इस तरह का बयान देती है तो बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही मतलब जितनी भी आप इसको रचना की जाए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी पोजीशन पे बैठना और फिर उसके बाद जब उतर जाना, उसके बाद ऐसी बातें बोलना, ये आपकी जो जनरेशंस है उनको आप गलत मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। प्रिया सेठी, जिनका कहना है कहीं ना कहीं बौखलाहट है महबूबा मुफ्ती की और एक गलत मैसेज देने की एक कोशिश की गई है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने भी आज के हालात के लिए सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आज जो भी हालात हैं और अगर बीजेपी पीडीपी को तोड़ने में कामयाब हो पा रही है तो वो उन्हीं की गलती है। उनको इस सब बातों का ख्याल रखना चाहिए था कि आगे क्या क्या सियासी हालात डेवलप हो सकते हैं। ये उन्हीं की गलतियों का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन सलाउद्दीन या इस तरह के नाम लेकर के अगर वो धमकी दे रही हैं तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात महबूबा मुफ्ती को नहीं करना चाहिए, उनको एक जिम्मेदार सियासतदान की तरह बिहेव करना चाहिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान को मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी खोने के गम में वो फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। सुनवाते हैं आपको पूरी बातचीत। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रह चुकी महबूबा मुफ्ती का जिस तरह से बयान आया है ये बहुत चौंकाने वाला है, और देशभक्त जो लोग हैं खासकर जम्मू कश्मीर में और देश में रहते हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, उनसे बात करेंगे। सर, एक तरह से जो संवैधानिक पद को अभी उन्होंने छोड़ा है, उसके बाद इस तरह की बौखलाहट के अगर दिल्ली का हाथ है तो सलाहुद्दीन जैसे और यासीन मलिक जैसे अलगाववादी पैदा हो सकते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती इस वक्त जो है वो घबराहट में है और बौखलाहट में है, क्योंकि उसकी पार्टी टूटने की कगार पर है। अपने पार्टी को बचाने में असमर्थ होने के कारण वो बहाने ढूंढ रही है। महबूबा मुफ्ती भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं,
जब वो पावर में होते हैं तो उनके लिए नई दिल्ली में बैठी सरकार से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं, और जब वो पावर से बाहर चले जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन नई दिल्ली। और सबसे बड़े राष्ट्रवाद जब पावर में होते हैं, और जब पावर में नहीं होते तो सबसे ज़्यादा गालियाँ जो है वो हिंदुस्तान को, दिल्ली को निकालते हैं। वही हालत इस वक्त महबूबा मुफ्ती की है, वो वही बात कर रही है। देखिए, जब महबूबा मुफ्ती पावर में थी तब उसकी पार्टी से गुलाम हसन मीर चले गए, गुलाम अहमद कारा चले गए, हसीब द्राबू को निकाल दिया, तब तो उन्होंने दिल्ली को ब्लेम नहीं किया। अब असल बात यह है कि वो दुविधा में है, एक तरफ परिवारवाद, उनका अपना परिवार, और एक तरफ पार्टी। सर, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सुरक्षा को चुनौती दी गई है। ये कहा गया है कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिल्ली को धमकाया गया है? देखिए, ये टेररिस्ट फेस महबूबा मुफ्ती का बोल रहा है, जो कि महबूबा मुफ्ती जब पॉलिटिकल करियर में आई थी तो वो कहा जाता था कि प्रो टेररिस्ट है, कि वो टेररिस्ट की मदद से आई है। और अब ऐसी बातें करके वो साबित कर रही है, क्योंकि यासीन मलिक JKLF का लीडर, सैयद सलाहुद्दीन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का लीडर, वो दोनों पार्टीज थी, वो सेपरेटिस्ट पार्टीज थी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाली पार्टी थी। ऐसा कहकर क्या महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती हैं कि PDP भी उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है? और DGP SP वैद्य ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव न करें। उन्होंने आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि किसी भी इंसान की जान जाए तो बहुत तकलीफ होती है और एनकाउंटर के दौरान पथराव करने से ऑपरेशन में काफी परेशानी होती है। इसलिए नौजवानों को DGP ने दूर रहने और पत्थरबाजी न करने की हिदायत दी है। रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने भी मजम्मत की। उन्होंने जी मीडिया से इस पर खास बात की। पहले खबर देखिए। साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जिस तरह से मुतनाज़ा बयान दिया गया है उस पर बात करेंगे। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला जी। भल्ला साहब, जिस तरह से ये बयान दिया गया, आपको लगता है कहीं ना कहीं अपीजमेंट तो इसमें दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक धमकी भी है? मैं समझता हूँ इस वक्त इस टाइप का बयान आना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे है। लेकिन आपने इसके पीछे ये भी देखना है कि यही PDP पार्टी जिसने BJP के खिलाफ वोट कश्मीर में हासिल किया और उन्हीं के साथ समझौता भी करके सरकार यहाँ पे बनाई। महबूबा मुफ्ती जो कुछ दिन पहले तो बड़ा विजनरी लीडर मोदी साहब को यहाँ पे बताते थे और सत्ता का नशे में चूर चूर होकर अहंकार में डूबे हुए थे, और 1500 के करीब दिन इन्होंने सत्ता के नशे में यहाँ पे व्यतीत किए। उस वक्त ऐसा बयान आना, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चीज़ पे बात जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट यहाँ पे है। सुलगने वाली बात यहाँ पे है कि BJP सत्ता के बगैर नहीं रह सकती। आज BJP के सिद्धांत कहाँ पे हैं, और गवर्नर साहब को अभी चाहिए कि लोगों का विश्वास, लोगों की नजरें इन पे टिकी हुई हैं। ऑल पार्टी की मीट में भी गवर्नर साहब को तमाम मेजर पार्टियों ने कहा कि BJP खरीद फरोख्त का सिलसिला यहाँ पे जारी कर रही है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे है, तो असेंबली में सस्पेंड करके आपने ये दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन आपने बड़ा एक अहम बात कही कि जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी और PDP के साथ BJP का गठबंधन था, तो ये बात कही गई थी कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के मसले को हल कर सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी, और क्योंकि उनके पास ऐसा जनाधार है। अब ऐसा आपको लगता है कि कुर्सी खिसक गई, पार्टी में फूट आ गई, तो ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है? मैं समझता हूँ ये चीज़ तो साफ ज़ाहिर होगी कि BJP PDP ये कुर्सी तक सीमित यहाँ पे थे, लोगों के हितों की कहीं भी रक्षा नहीं की गई। और आज BJP जो बड़े सिद्धांतों की बातें करती थी, देशभक्ति की बातें करती थी, जिनके माध्यम से आज आतंकवाद चरम सीमा पे यहाँ पे पहुँचा, कितनी सीज़फायर वायलेशन, फौजियों की शहादत का सिलसिला, कितने % यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे हुआ, और उस वक्त इस टाइप का यहाँ पे बयान आना। और मैं समझता हूँ कि आज मोदी साहब जो अपनी सिद्धांत जो लोग पूरे हिंदुस्तान के जाना चाहते हैं कि ये सत्ता से दूर नहीं रह सकते, इसलिए बैकडोर एंट्री के माध्यम से कहीं ना कोई एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नर साहब को भी चाहिए एनफ इज एनफ, अब वो ठोस कदम यहाँ पे उठाए और असेंबली को भंग कर दे ताकि हार्स ट्रेडिंग का रास्ता कहीं देखने को ना मिले। और इस वक्त हमारे साथ PDP के लीडर जावेद बेग साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जावेद बेग साहब, साबिक CM महबूबा मुफ्ती के बयान, उनकी बातें आपने भी सुनी होंगी। क्या वाकई BJP ने आप लोगों से कुछ राब्ता कायम कर रखा है? जो कि साबिक CM रही महबूबा मुफ्ती इल्जाम लगा रही है कि BJP या नई दिल्ली लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी पार्टी के लोगों को। कितनी सच्चाई है इसमें?
है। ये जो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ जब मेन स्ट्रीम के लोग पावर से बाहर रहते हैं तो वो हमेशा मुल्क के मुल्की सतह पर इल्जाम लगाते हैं। इससे बड़ा अफसोस का क्या वाक़ा हो सकता है कि पिछले 3.5 साल जब ये बीजेपी और पीडीपी का अलायंस रहा, इस दौरान उनको ये बातें नजर नहीं आई, बीजेपी की खामियां भी नजर नहीं आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साजिशें भी नजर नहीं आई। अब जब वो इख्तियार से बाहर है तो उनको बीजेपी की खामियां नजर आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से भी वो ये पर इल्जाम तराशी कर रही है कि वो भी उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अभी तक ना हमारे साथ कोई रास्ता हुआ, ना आइंदा मुझे कोई ऐसी उम्मीद नजर आती है कि हमसे रास्ता होगा। अलबत्ता ये जो एमएलए है, एमएलए का अपना एक इनिशिएटिव है, इनका अपना जमीर है, इनका अपना वोट बैंक है, इनका लोगों के सामने अपनी जवाबदेही का तस्वुर है। तो हम जो लोकल एमएलए कश्मीर के एमएलए हैं, हमारी प्लेस पे है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। अगर हम अपनी कोई बात बड़े बेकार तरीके से रखना चाहते हैं तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी के जरफरी गुलाम है। जी, लेकिन वो कह रही हैं, ये बात बार बार कह रही हैं कि हम हमारे घर का मसला है, हमारे घर के मसले को हमारे घर में ही रहने दें, और फिर वो धमकाती हैं कि फिर सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग पैदा होंगे, इसके जिम्मेदार नई दिल्ली होगा। वो कहती हैं यासीन मलिक पैदा होंगे, इसका जिम्मेदार नई दिल्ली होगा। तो उनके इस बयान को कैसे देखा जाए? और घर का मसला है तो क्या कर रही है वो घर के मसले को सुलझाने के लिए? अगर ये घर का मसला है तो घर के सारे अफराद की इज्जत और विकार का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये घर का मसला है तो घर के मसले में अपने घर के अफराद को किसी का एजेंट नहीं कहना चाहिए। अगर ये घर का मसला है तो फिर उनको बिकार नहीं कहना चाहिए। आप अपने घर के अफराद की इज्जत रेजी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से आज इज्जत रेजी हुई है कि दिल्ली के एक इशारे पे आपके घर के सारे अफराद दिख जाएंगे। दिल्ली को किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो अक्लमंद है, बाशऊर है, वो समझते हैं कि रियासत के मफादात किसमें है, वो वही कदम उठाएंगे जो रियासत के बेहतरीन मफाद में होगा। और इसी तरह हम तो यहाँ एमएलए हैं, हम भी ये जानते हैं कि ये हमको आगे किस तरह और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। महबूबा जी को भी उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और जो उन्होंने इल्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लगाया है ये अल्फाज में वापस ले लेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप भी अपनी बात रख रहे हैं जावेद बेग साहब, आप भी खासे नाराज हैं महबूबा मुफ्ती से, और जिस तरह से आप इस वक्त मरकजी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं या बीजेपी से जुड़े लोगों की तारीफ या उनकी हिमायत में बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी टूट पार्टी में हो सकती है। कुछ इशारा तो दीजिए, क्या ऐसा हो रहा है या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपको आज नजर आता है, ये आज से 1 साल 1.5 साल पहले से शुरू हो गया जी। आप नहीं समझते कि जब महबूबा जी ने हुकूमत बनाई तो कितने लोगों को उन्होंने हुकूमत में से बाहर रखा, फिर आगे चल के उन लोगों को हुकूमत में वापस ले आई, दूसरे लोगों को हुकूमत से बाहर कर दिया। फिर आपको नहीं अंदाजा होता कि उन्होंने हसीब बाबू साहब को किस तरह हुकूमत से बाहर कर दिया। आपको उसके बाद अंदाजा नहीं होता है कि कितने ऐसे फैसले हुए हैं जिससे आपको ये लगे कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने ये की अपनी आवाज उठाई थी कि जिस तरह से पार्टी को चलाया जा रहा है, आप ये हुई थी कि पार्टी चलाने की जिम्मेदारी भी महबूबा जी ने अपने साथ ले ली और हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी भी अपने साथ रखी। शायद उनको किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि पार्टी की जिम्मेदारी। लेकिन उनके इस बयान को आप कैसे देखेंगे? अपने साथ रखी जी, उनके इस बयान को आप कैसे देखेंगे जावेद साहब? ये 1 साल पहले शुरू हुआ जी जावेद साहब, उनके इस बयान को आप कैसे देखेंगे? एक तरफ जब वो इख्तिदार में थी तो हमने देखा कई मंचों से वो कहा करती थी कि जो कुछ मिलना है हिंदुस्तान से मिलना है, जो कुछ मिलना है दिल्ली से मिलना है। आज करें कि हमारी पार्टी को अगर छेड़ा किसी ने तो सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग पैदा हो जाएंगे, यासीन मलिक जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। ये बयान कितना खतरनाक या किस तरह का बयान मानते हैं आप इसे? आपको मैं एक बात बताऊं, दुनिया की सारी सियासी तारीख का आप मुताला करें, किसी जमात में कोई आदमी 20 साल 25 साल 30 साल रहता है फिर वहाँ से निकल जाता है, और जमातों में लोग आते हैं और निकलते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुझे दुनिया की तारीख में बताएं ऐसा कौन सा वाक़ा है कि कहीं अगर एमएलए स्पीकर से उधर हो गए और वहाँ मिलिटेंसी शुरू हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हम हमारे साथ कोई मिलिटेंट जुड़े हुए हैं इस पार्टी के साथ या कोई सेपरेटिस्ट की पार्टी? बिल्कुल, उनका कहना तो कुछ यही था। उनका कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है। हम कोई फैसला करेंगे तो यहाँ बंदूकें उठ जाएगी। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप भी इसको मानते हैं। लेकिन जावेद बेग साहब, अब आप ये बताइए, आप लोग सियासत कर रहे हैं, आपको आवाम का साथ है,
कोई तो मुतबादिल आप लोग चुन रहे होंगे। पीडीपी के वो तमाम लोग जो कि नाराज हैं महबूबा मुफ्ती से, आप क़यादत से नाराज हैं, क़यादत ने आपसे बात तक नहीं की, आप लोग जल्दी कोई मुतबादिल तो चुनेंगे ना? मेरी आरोप सुने, कोई आपकी असेंबली है, इसमें 57 न्यू फेसेस है। 57 लोग ऐसे हैं जो पहली मर्तबा इलेक्ट होकर आए हैं और सिर्फ इनको 2 साल का मौका मिला है 6 साल के बदले। इलेक्शन होता है तब भी हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होती है, किस तरह की बनती है कि नहीं बनती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन। गवर्नमेंट फॉर्मेशन कोई बनाता है, नेशनल बनाती है, कांग्रेस बनाती है, भारतीय जनता पार्टी बनाती है, महबूबा जी का कोई ग्रुप बनाता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, इस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की अगर बात होती तो आप लोग साथ हैं। मैं इसको किस तौर पर नहीं होगा, हमारा कोई ऐतराज नहीं होगा, अच्छी बात है। ठीक है, मतलब अगर एनसी भी कोशिश करती है, कांग्रेस भी कोशिश करती है, बीजेपी भी कोशिश करती है, तो आप लोग सपोर्ट में हैं? अब आप देखें ना, आप गौर करें मेरी बात, तो फर्ज करें 6 महीने के बाद यहाँ नया इलेक्शन होता है, तो आपको क्या लगता है उसको इन चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा जो इस वक्त गवर्नर रूल में भी लोगों को जो चैलेंजेस का सामना है? कश्मीर के एक इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन एंड देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो कश्मीर में हमेशा ऑपरेट करते रहते हैं। तो हुकूमत आप इलेक्शन के जरिए बनाए या इस तरह से बनाए, आपके जो चैलेंजेस हैं वो ऐसे ही रहेंगे। हुकूमत बनती है तो कोशिश की जाएगी कि एक अच्छी गवर्नेंस की जाए, अकाउंटेबल हुकूमत हो। इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार। बहुत शुक्रिया जावेद बेग साहब बात करने के लिए। तो पीडीपी के लीडर जावेद बेग बेहद नाराज हैं मौजूदा क़यादत से। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बेहद गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है, और जब इक़्तिदार में थी तो बात ही नहीं की। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि नाराज हैं, और अब जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर हुई हैं तो बीजेपी पर इल्जाम दे रही हैं। जब वो इक़्तिदार से बाहर हुई हैं तो सीधे तौर पर नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रही। ये उनकी पार्टी के लीडरान का ही कहना है। एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीजीपी एसपी वैद्य ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव न करें। उन्होंने आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि किसी भी इंसान की जान जाए तो बहुत तकलीफ होती है, और एनकाउंटर के दौरान पथराव करने से ऑपरेशन में काफी परेशानी भी होती है, और इसलिए नौजवानों को डीजीपी ने दूर रहने की पत्थरबाजी से हिदायत दी है। देखो, हमें बहुत दुख होता है अगर किसी की ऐसे डेथ होती है, इसीलिए हमने बार बार अपील की कि जहां भी एनकाउंटर होता है वहां नहीं आना चाहिए, और पत्थर फौज पे नहीं फेंकने चाहिए। ये हमारी अपनी फौज है, किस लिए ये खून खराबा, और जिस घर का बच्चा जाता है उसका दुख दर्द अगर महसूस किया जाए वो हम सब कर सकते हैं, कितना मुश्किल होता है। तो हमारी इसीलिए सबसे अपील है कि ये नहीं होना चाहिए, और हमें एनकाउंटर साइट्स पे नहीं आना चाहिए, ना बिना मतलब पथराव नहीं करना चाहिए फौज पे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से, अभी हमने अपने फौजी अफसरों के साथ भी बातचीत की है। और आगे हम बढ़े कश्मीर की खबरों में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर एक मॉडल को यरगमाल बनाने के मामले में जो 12 घंटे से जारी हाई प्रोफाइल ड्रामा था वो खत्म हो गया है। लड़की को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। उसे डायलॉग करते हुए, उसे बातचीत करते हुए जितना आसानी से उसको दोनों को निकाल सके निकाला। जो 12 घंटे की और प्रयास के बाद में ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। अभी सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, उसके बाद में दोनों से काउंसलिंग की जाएगी। लड़की को अभी हाथ में एक चोट है और एक यहाँ पे चोट है नेक पे, मगर सिचुएशन जो है वो काफी अंडर कंट्रोल है, कोई खरोचे टाइप की है, ज्यादा चोट नहीं है, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे ही वो एक ठीक हालत में हो जाएंगे, बोलने के हालत हो जाएंगे, उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई। सारी चीजें पूछताछ होगी। अभी जो इम्पोर्टेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट। आखिरी सवाल, लड़का अपने आप निकला है या फिर आपने थोड़ा सा 12 घंटे लगातार बात करी है उसके साथ में, और उसके जो है वो लगातार काउंसलिंग करने के बाद में अब जाके फाइनली वो कॉन्फिडेंस में आया। उसके लिए हम लोग जो है वो फायर ब्रिगेड के ऊपर भी चढ़ के
उसके खिड़की तक भी जाके लगातार बात किए हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस में आया है और चीजें कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है। चला जाओ पूरा तरीके से थोड़ा सा पीछे रहो। तो आपको बता दें कि भोपाल में लड़की को जो यरगमाल बनाया गया था, एक लड़के के जरिए लड़की को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। 12 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चला और इस दौरान लड़के ने लड़की को चोट भी पहुंचाई थी और उसने खुद इसके वीडियो बना करके भेजे थे। उसके बाद अब पुलिस का दावा है कि लड़की को बहुत ज्यादा चोट नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं। अगर लड़का लड़की तैयार होते हैं तो उस हिसाब से आगे हम काउंसिल करेंगे। दोनों बालिग हैं, आपकी लड़की और लड़के दोनों से बातचीत हुई है मैडम? देखिए, हम लोग लगातार लड़के से बात और लड़की से बाहर से बात करते रहे हैं। तो लगातार मौजूद वहां पर जो लोग थे उनकी मदद से पुलिस ने बाकायदा लड़के और लड़की को बाहर निकाल लिया है। और हम लोग सुबह 6 बजे से ये चल रहे हैं। मेरे थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जो है वो सुबह 6 बजे से इसके लिए परस्यू कर रहे हैं कि ये बाहर निकल के आए। हम लोगों ने इसमें लगातार बात करते हुए प्रयास यही था कि लड़की की जान को कोई भी खतरा ना हो। लगातार डायलॉग किया, उसकी मेंटालिटी के साथ में, उसके साथ में बात करके उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने किया है। और फाइनली जो है वो लड़की के साथ में उसको बाहर लेके आए। सर, क्या उसकी डिमांड क्या थी आपकी? आपने क्या माना, क्या वो रिकॉर्ड बताइए जो आपने मानी उसकी डिमांड। हमने उसको यही कहा है कि बेटा दोनों बालिग है, आप दोनों बालिग हो, अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो तो आप जो है वो अगर हमारे सामने आएंगे तो वैसे ही हम लोग जो है वो उसके लिए प्रयास करेंगे। और अगर इस तरीके से गलत रास्ता अपनाओगे तो ये जो है वो उल्टा तुम लोगों को दूर कर देगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको क्लिक कर गई है और उसके बाद में उसको हमने लिखा पढ़ी जो भी वो चाह रहा था उस हिसाब से करके और फाइनली उसका विश्वास जीत के और लड़की को खास करके जो है वो बिना हार्म पहुंचाए बाहर निकलवाया। सर, अभी तक क्या आपने उसको, आप इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या बनती है? अभी तो सबसे पहले इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि दोनों भी जो है वो सुबह से कुछ खाए नहीं है, प्रॉब्लम है, लड़की को भी चोटें आई हुई है। एक बार वो चीज़ें हो जाए उसके बाद में दोनों से काउंसलिंग करके बात करके जो भी सही निर्णय होगा, जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। ये वो ऑफिसर हैं पुलिस के जो यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पूरे ऑपरेशन के बाद ये कार्रवाई यहाँ पे दिशा नागवंशी एडीएम है। मैडम, क्या इस पूरे मामले में बाकी कार्रवाई? देखिए, अभी लड़की दोनों को रेस्क्यू करा लिया गया है। लड़की के गले में इंजरी है तो अभी उसको फिलहाल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आगे लड़का लड़की बालिग हैं। अगर लड़की राजी है तो और पेरेंट्स की भी सहमति बनती है तो प्राइमा फेसी लड़की का क्या कहना है? आपकी बात हुई लड़की? देखिए, अभी लड़की बहुत ही ट्रॉमा में है और चूंकि इंजर्ड भी है तो अभी इस समय दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू टॉक टू द गर्ल। लड़की का पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दें, उसके बाद में जो भी ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेचर लेके आया जा रहा है। कमरे के अंदर स्ट्रेचर लेके आया गया है और इसको सीधे लेके जाया जाएगा वहाँ पर जहाँ ये युवती मौजूद है। सुबह से लहूलुहान है और तमाम सारे हॉस्पिटल पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जितने भी ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो ऑफिसर ना सिर्फ यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं बल्कि क्या कार्रवाई की जानी है उसके लिए ये वो पूरी टीम है लगी हुई है। आप देख सकते हैं युवती को सबसे पहले रेस्क्यू करने की तैयारी है और उसके बाद ही ये स्ट्रेचर के बिहाफ पर इसको लेकर आ जाएगा। तो 12 घंटे से चल रहा ये पूरा ड्रामा खत्म हुआ है और बाहिफाजत लड़के और लड़की को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस बारे में अब पूछताछ होगी और दोनों बालिग हैं। अगर उनके घर वाले भी तैयार होते हैं, वो खुद तैयार हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी शादी हो जाए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक बार फिर रुक करेंगे कश्मीर की खबरों का। कश्मीर एक्सप्रेस में कश्मीर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज के दिन यानी 13 जुलाई 1931 को हुए शहीदों की मज़ारों पर फूल पेश किए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रियासत में नौजवानों की हलाकतें काबिल अफसोस हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए यह भी कहा कि रियासती आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए असेंबली को जल्द से जल्द तहलील करके दोबारा इंतखाबात कराने चाहिए। एडवाइजर में से कोई यहाँ पे आता, आखिरकार
ये किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन है। आप इस स्टेट फंक्शन को निकालना चाहते हैं, स्टेट फंक्शन के लिए करिए कोशिश, हम भी देखते हैं, लेकिन जब तक ये स्टेट फंक्शन है तो उसको स्टेट फंक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाना कि नौजवान जो है उनका रुख मिलिटेंसी के तरफ जो है वो रुक जाए। जहां हम चाहते हैं कि नौजवान जो है वो पढ़ाई, खेलकूद, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, जहां हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर में ठीक तरह से हो। कम से कम 6 लोग जो हैं या है साउथ कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में गोलियों के शिकार बनाए गए हैं। जब तक के गवर्नर साहब इस सिलसिले को रोकते नहीं हैं तब तक जम्मू कश्मीर और कश्मीर की वादी में सिचुएशन का नॉर्मलाइज होना। तो दूसरी जानिब जम्मू में आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। बीजेपी की कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सेल ने 13 जुलाई को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। सेल के कारकुनों ने मुजाहरा किया। इस दौरान पार्टी के एमएलसी जीएल रैना की सदारत में एहतजाज किया गया और इस दौरान कहा गया कि 13 जुलाई 1931 की तारीख का काला दिन है, क्योंकि उसी दिन रियासत में माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था जो आज तक जारी। तो यौम शोहदा के मौके पर जहां वादी कश्मीर में दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और मुख्तलिफ मकामात पर 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई, तो वहीं जम्मू के बनिहाल में भी इस मौके पर मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर रही। बनिहाल में कई जगहों पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जम्मू श्रीनगर शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रही, तो बनिहाल में रेल खदमात भी बंद रही। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि हमें शहीदों की शहादत को समझना चाहिए। शहीदों ने जो कुर्बानी दी है उसे रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। तो जो आज का तवारीखी दिन जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के लिए है, एक हज़्ब रिवायत हर साल ये मनाया जा रहा है और जिन शोहदा ने इस कौम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी, अगर सच माने अभी हम उस हदफ को हासिल करने में बिल्कुल कोसों दूर है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। अभी अगर इस मिशन को कामयाब करने की भी ज़रूरत है और उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, और तब ही उनका खराज अकीदत हम खराज तहसीन पेश कर सकते हैं जब उनके दिखाए हुए रास्ते पर और जिसके लिए जिस मुद्दा मकसद के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी उसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है और ज़रूरी भी है। यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से वक्फे के लिए लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। डीडीसी गांधरबल डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिले में चल रहे तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर नाजायज कब्जों को हटाने की कार्रवाई का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत दी है कि जिले में जितने भी नाजायज कब्जे हैं उनको फौरी तौर पर हटाएं और गली रास्तों को साफ करें। आरएनबी इंजीनियरों को डीडीसी ने गैर कानूनी कब्जे को हटाने की हिदायत दी है और घर मालिकान को मुआवजा देने के लिए भी कहा है। और कश्मीर सिख संगत ने त्राल में सिख लड़की पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तंजीम के मेंबर गुरचरण सिंह ने कहा कि कश्मीर में कुछ लोग यहां के भाईचारे को नुकसान पहुंचाकर लोगों को मजहब के नाम पर लड़वाना चाहते हैं ताकि कश्मीर में अमन और अमान कायम न हो सके, लेकिन ऐसे लोग कभी अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। सिख संगत तंजीम ने पुलिस से इस वाकये के मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया। कश्मीर में हुआ है, जो हमारी लड़की एक पुलवामा में रहती है और वहाँ पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ बहुत बड़ा व्यवहार किया गया है। कारगिल के तचा गांव के लोगों को इस साल खुश्क साली की मार झेलनी पड़ रही, जिसकी वजह से इलाके के लोगों पर इसका शदीद असर पड़ा है। मकामी काउंसलर काचू फिरोज ने लोगों के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए उनके दुखों को जानने की कोशिश भी की।
इधर तनमर्ग में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल 10 जुलाई को जी सलाम पर खबर चली थी कि तनमर्ग के सरकारी अस्पताल में मरीजों और जरूरतमंदों को दिए जाने के बजाय दवाएं फेंकी जा रही हैं। फेंकी गई दवाओं की कई दवा ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सपायर नहीं हुई हैं। खबर नष्ट होने के बाद महकमा सेहत एक्शन में आ गया और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद बशीर मौके पर पहुंच गए। उन्हें दवाएं नहीं मिली। इसके बाद मोहम्मद बशीर ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मकामी लोगों ने जी मीडिया का शुक्रिया अदा किया। ये देखो बच्चों की दवाई है ये। हमें आज हमारे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मैडम इन्फॉर्म किया और उन्होंने इमीडिएटली एक ऑर्डर हमें प्लेस किया कि भाई जी मीडिया और दूसरे मीडिया के जरिए कल ये न्यूज़ फ्लैश हुआ था कि यहाँ पर इस जंगल के अंदर जो है वो बहुत सारे गवर्नमेंट सप्लाई दवाएं जो है वो यहाँ फेंकी गई हुई है, डंप किए गए हुए हैं। तो हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें सवेरे ही ऑर्डर आ गए और हम उसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम यहाँ पहुंचे और यहाँ हम देखते हैं कि इन दवाइयों को आप देख सकते हैं पीछे इन दवाएं काफ़ी सारी दवाएं यहाँ पड़ी हुई है। इनमें बहुत सारी दवाएं जो है वो अभी भी उनकी वैलिडिटी एक्सपायरी जो है वो अभी भी नहीं हुई है। 2019 के हैं, 2018 के हैं, अगस्त के हैं, सितंबर के हैं, अक्टूबर के हैं, नवंबर के भी है। तो हम इस बात को मैं खुद परेशान हूँ कि भाई जिन दवाइयों की वैलिडिटी जो है वो यहाँ मौजूद है, जो अभी हुआ खत्म नहीं हुआ, तो उनको क्यों फेंका गया। और इसके साथ दूसरी दवाई भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया का और आपके जी चैनल का कि आपने एक पब्लिक इश्यूज को यहाँ हाईलाइट करके हमारे सामने लाया है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम जितना हो सके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम तह तक पहुंचेंगे और कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी ये मैटर टेकअप करेंगे। और श्रीनगर के हज हाउस से हफ्ते के दिन हज जाने वालों का पहला काफिला जद्दा के लिए रवाना होगा। इस सिलसिले में श्रीनगर के हज हाउस में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि हज जाने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पहली फ्लाइट सुबह 11:40 पर रवाना होगी और दूसरी फ्लाइट 12:35 पर और तीसरी फ्लाइट शाम 3 बजे के आसपास रवाना होगी। हफ्ते के दिन 820 आजमीन हज श्रीनगर से हज के लिए रवाना होंगे और इस सिलसिले में हज ऑफिसर मोहम्मद मकबूल ने जी सलाम से खास बात की। श्रीनगर में हम हज हाउस में मौजूद हैं जहां पर पहला फ्लाइट जो है वो सैटरडे को होगा। क्या कुछ और तफसीलात हैं, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं मोहम्मद मकबूल साहब जो कि हज ऑफिसर हैं। इनसे बात करते हैं। मकबूल साहब, शेड्यूल बताएगा कि जो शेड्यूल सैटरडे से होगा। इंशाल्लाह जो यहाँ से स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो डिवाइस शेड्यूल है उसके 14 जुलाई यानी कल से शनिचरवार से पहला काफिला रवाना हो रहा है। पहली फ़्लाइट में करीब 340 हाज़मीन हजरात यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उसके बाद 3 फ़्लाइटें और हैं। हर फ्लाइट में 160 आज़मीन जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 4 फ़्लाइटें यहाँ से रवाना हो रही है कल से और ये बराबर 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मकबूल साहब, जो पहली फ्लाइट होगी उसकी टाइमिंग क्या है और जो हाजी साहिबान हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आएंगे उनके रुकने ठहरने का क्या एहतमाम है? हाँ, ये पहली फ़्लाइट का टाइमिंग है, डिपार्चर टाइमिंग 9:45। इसलिए आज़मीन हजरात से हमने ये गुजारिश की है वो 5 बजे के अंदर अंदर सुबह यहाँ रिपोर्ट करें और जो आज़मीन दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं उनके लिए बाज़ाब्ता रहने का बंदोबस्त किया गया है और खाने का बाज़ाब्ता बंदोबस्त है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 2 मिलिटेंट हमलों में अनंतनाग और कुलगाम में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। एक तरफ अनंतनाग के शीरपुरा इलाके के अच्छाबल चौक पर मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर हमला किया तो मिलिटेंट हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए जबकि एक जवान के शदीद तौर पर जख्मी होने की वजह से अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। इस दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीना और कांस्टेबल शहीद हो गए। हमले के बाद मिलिटेंट घने जंगलों की तरफ भाग गए। और बनिहाल के डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल की हालत खस्ता है जहां पर बीमार और जरूरतमंद अपना इलाज करवाने आते हैं। दरअसल वो खुद ही खस्ता हाल हैं। खस्ताहाली ऐसी है कि आसपास के मरीज जब हल्के फुल्के इलाज के लिए भी सीधे श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। अस्पताल में ना तो डॉक्टर्स हैं न दवाएं हैं। मरीजों की ज्यादातर दवाएं मरीजों को बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। सरकारी खाते में अस्पताल के लिए डॉक्टर से लेकर तकरीबन हर तरह की दवाएं मुहैया हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वही है जो आपको हम सुनवा रहे हैं।
और टनमर्ग के बाबा रेशी के ट्रेडर्स फेडरेशन ने पुलिस इंचार्ज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे ताजिरों और लोगों का कहना है कि पुलिस एहलकार उनको बेवजह हलाकान करते हैं और रोजमर्रा की बुनियाद पर पैसे वसूल करते हैं, जिसके खिलाफ ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीडिया के जरिए गवर्नर और महकमा पुलिस के आला अफसरान से पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। इस ताल्लुक से जब मीडिया ने तनमर्ग के SDPO इम्तियाज अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि कसूरवारों के खिलाफ कानून के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जम्मू में बीजेपी के राज्यसभा MP शमशेर सिंह मनहास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को जानकारी दी कि बीजेपी के MLC, MLA और 2 MP ने मिलकर के कारगिल की तरक्की के लिए एक फंड इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर खित्ते में फर्क नहीं करते, इसलिए कारगिल की तरक्की के लिए 1 करोड़ 30 लाख का फंड इकट्ठा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी केवल जम्मू की पार्टी है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का कारगिल सब एक है और सारा होने के हिसाब से हर एक जगह का विकास हो, हर एक जगह हर एक का भला हो, उसके बारे में हम विचार करते हैं। उसी को देखते हुए हमारे 9 MLC, 1 विधायिका और 2 MP मिलकर इनके 1 करोड़ 30 लाख रुपया कारगिल जिले को दे रहे हैं, ताकि कारगिल में हमारा कोई भी MLC नहीं है, ना वहाँ का कोई विधायक है। इसलिए MP तो हैं, वो रही से हैं, लेकिन उनका शेयर, इनके शेयर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि कारगिल भी ठीक प्रकार से उसका भी विकास हो। भारतीय जनता पार्टी उसका भी विकास करना चाहती है। उस सिलसिले में उसके विकास के हेतु जिस राशि हमने उसको आवंटन की है, सबको देने का प्रयास किया है, ताकि हम लद्दाख के श्रीनगर में अब बिरदार लाल जी, अमरदार जी, खालसा जी बाकी जिनके अपना शेयर देते हैं। बाकी जहाँ पे हमारे विधायक नहीं जीते वहाँ पे बाकी भी हम सारा कर रहे हैं, लेकिन शेयर आज तक कारगिल लग रहा था नहीं हो पाता, तो कारगिल की नजर भी हमारे दिखाई गई और वहाँ की कैसे हम विकास कर सकते हैं उसका प्रयास किया। इसलिए आज हम सब ने जो पैसा दे सकते हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपये अपने CP फंड और MP लेट से वो देने का प्रयास करते हैं। वहीं आज जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का VC तकर्रूर किया गया है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक सदर जमहूरिया ने 5 सालों के लिए यूनिवर्सिटी के VC के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अपॉइंट किया है। आर्मी में अपने करियर के दौरान 65 साल के हसनैन ने कश्मीर में कई जिम्मेदारियां निभाई। और FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे और इंडियन आर्मी की जानिब से बारामूला में अदाकारी में अपना करियर तलाश रहे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की गई है। 20 दिनों के इस फाउंडेशन कोर्स में उन नौजवानों और बच्चों को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से आए एक्टिंग टीचर की जानिब से खास ट्रेनिंग और टिप्स दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी अदाकारी को और निखार सकें। एक तरफ जहां एक्टिंग टीचर बच्चों की अदाकारी से काफी खुश हैं, तो वहीं बच्चे भी बॉलीवुड में जाने के लिए बेताब। और यहाँ पर एक्टिंग कोर्स, ये फाउंडेशन एक्टिंग स्क्रीन एक्टिंग कोर्स है। एक्टिंग में यहाँ पर हमें सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाया जाता है, हमें यहाँ योगा सिखाया जाता है, अपने आप को शांत करना सिखाया जाता है, पीस में रहना सिखाया जाता है। जैसे कि जो आज के बच्चे जो हमारी तरह नौजवान बच्चे हैं सर, वो गलत कामों की तरफ लगे, जैसे ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो सिगरेट्स पीते हैं, ऐसे बहुत सारे। इससे अच्छा है कुछ अच्छा काम करो, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करो, खुद का नाम भी रोशन करो, ताकि बाहर आपके नाम से आपके माँ बाप जाने जाएं, तो उनसे बड़ा फख्र उनके लिए कोई नहीं होता है। ना कि ड्रग्स की तरफ आप जाओ, ऐसे कोई आप काम करो जो आपकी सोसाइटी के लिए खराब है या आपकी खुद के लिए भी खराब है। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आज इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे खुर्शीद रब्बानी के साथ ग्राउंड जीरो। 8:30 बजे आपकी बात बुशरा के साथ और 9 बजे सलाम हिंदुस्तान अब्बास मेहंदी के साथ।